ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रीय नियोजन, अर्थात अपना जो लेसन नंबर 21 जो था भारत में नियोजन प्लानिंग ऑफ इंडिया, उसके संदर्भ में अपन पढ़ रहे थे। शुरू में अपन ने नियोजन के संदर्भ में पढ़ा, भारत में नियोजन का प्रशासनिक जो स्वरूप ढांचा था उसके संदर्भ में पढ़ा। इसके बाद में अपन ने भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं थी 1 से 12, उन पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में पढ़ा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्षेत्रीय नियोजन, अर्थात अगर हम बात करें क्षेत्रीय नियोजन की तो जो क्षेत्रीय नियोजन है या फिर अपन बात करें नियोजन की, तो नियोजन की जो प्रक्रिया है वो एक स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया भी हो सकती है और बहुस्तरीय नियोजन की प्रक्रिया भी हो सकती है। अर्थात अपन कहें तो नियोजन की दो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जिनको अपन जान सकते हैं। एक स्तरीय नियोजन, एक स्तरीय नियोजन, और दूसरी जो है वो है बहुस्तरीय नियोजन। अर्थात अपन कहें तो नियोजन की दो प्रमुख प्रक्रियाएं हो सकती हैं, एक स्तरीय नियोजन प्रक्रिया और बहुस्तरीय नियोजन प्रक्रिया। अब हम बात करें एक स्तरीय नियोजन प्रक्रिया की तो अपन ये कह सकते हैं कि जो एक स्तरीय नियोजन है उसमें जितने भी निर्णय लिए जाते हैं नियोजन से संबंधित, वो सारे के सारे निर्णय राष्ट्रीय स्तर पे लिए जाते हैं। किस पे लिए जाते हैं? राष्ट्रीय स्तर पे यानी निर्णय लिए जाते हैं। अर्थात एक स्तरीय नियोजन में कोई भी नियोजन की प्रक्रिया है, कोई भी प्लानिंग जो अपनाई जा रही है, कोई भी प्लानिंग या कोई भी योजना बनाई जा रही है, उस योजना के संदर्भ में जो निर्णय लिए जाएंगे वो सारे के सारे किस स्तर पे लिए जाएंगे? राष्ट्रीय स्तर पे लिए जाएंगे, केंद्रीय स्तर के ऊपर उन पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है। साथ ही अपन ये भी कह सकते हैं कि जो एक स्तरीय नियोजन है उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं सारे राष्ट्रीय स्तर पे लिए जाते हैं और उन नियोजन को, उन योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए निचले क्षेत्रीय स्तरों का क्या किया जाता है? सहारा लिया जाता है। अर्थात जो भी योजना बनाई जाती है उन योजनाओं के क्रियान्वयन का मतलब क्या हुआ? उन योजनाओं को लागू करने के लिए निचले स्तर के जो क्षेत्रीय, अपन ये कहें कि जो स्तर है उन क्षेत्रीय स्तरों का भी इसमें क्या किया जाता है? सहारा लिया जाता है। किसमें? क्षेत्रीय स्तरों का सहारा इस एक स्तरीय नियोजन प्रक्रिया में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें तो जैसे कि मैं नरेगा योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो योजना है वो किसके द्वारा संचालित है? केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं वो एक स्तरीय नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत आती है और उस पर जो निर्णय लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत वो आती है और उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निचले स्तर के जो क्षेत्रीय स्तर हैं उन क्षेत्रीय स्तरों का इसमें क्या किया जाता है? सहारा लिया जाता है। दूसरी अगर अपन बात करें बहुस्तरीय नियोजन, अगर बहुस्तरीय नियोजन की बात करें तो देश को इसमें क्या किया जाता है? विभिन्न स्तर की प्रादेशिक इकाइयों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। बहुस्तरीय नियोजन नाम से स्पष्ट है, एक से अधिक क्या होंगे? स्तर होंगे। इसमें क्या किया जाता है? देश को अलग अलग प्रादेशिक इकाइयों में बांटकर, अलग प्रादेशिक इकाइयों में बांटकर नियोजन की जो प्रक्रिया है उस नियोजन की प्रक्रिया को क्या किया जाता है? अपनाया जाता है या लागू किया जाता है। अर्थात देश को छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग प्रदेशों में बांटकर नियोजन की जो नीतियां हैं वो नीतियां उन प्रदेशों के अकॉर्डिंग, उन प्रदेशों के अनुसार उन क्षेत्रों में क्या की जाती है? नीतियां बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं और उन योजनाओं को क्या किया जाता है? लागू किया जाता है।
ये सभी जो प्रादेशिक इकाइयां होती हैं जिनमें इन्हें बांटा जाता है, ये सारी की सारी प्रादेशिक जो इकाइयां होती हैं वो एक दूसरे की अपन ये कह सकते हैं कि क्या होती हैं, पूरक होती हैं। अर्थात अपन कहें बहुस्तरीय नियोजन में देश को अलग अलग प्रादेशिक जो इकाइयों में बांटा जाता है, ये सारी की सारी प्रादेशिक जो इकाइयां होती हैं एक दूसरे की पूरक होती हैं, एक दूसरे से क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। इस प्रकार के नियोजन में निचले स्तर का क्षेत्रीय नियोजन उच्च स्तरीय क्षेत्रीय नियोजन हेतु आधार प्रदान करता है। अर्थात इस प्रकार का जो नियोजन होता है उस नियोजन प्रक्रिया में निचले स्तर का जो नियोजन होता है, निचले स्तर का जो नियोजन होता है वो उच्च स्तर को क्या करता है, एक अपन कहें आधार प्रदान करता है, तथा जो उच्च स्तर का नियोजन होता है वो निचले स्तर के नियोजन को एक ये कहें कि ये कह सकते हैं कि एक ढांचा तैयार करता है। किसके लिए, निचले स्तर के लिए उच्च स्तर का नियोजन एक ढांचा क्या करता है, तैयार करता है। अर्थात जो बहुस्तरीय नियोजन होता है, इस बहुस्तरीय नियोजन प्रक्रिया में निचले स्तर का जो नियोजन होता है वो उच्च स्तर के नियोजन प्रक्रिया को, उच्च स्तर को एक आधार, मूलभूत अपन कहें एक आधार प्रदान करता है, और उसी के आधार पे उच्च स्तर का जो नियोजन होता है वो निचले स्तर के नियोजन के लिए एक क्या करता है, ढांचा तैयार करता है। तथा आगे हम देखें, ये तो सरफेस था क्षेत्रीय नियोजन, दो प्रकार का, एक स्तरीय नियोजन भी हो सकता है और बहुस्तरीय नियोजन भी हो सकता है। एक स्तरीय नियोजन में जो निर्णय लिए जाएंगे वो सारे के सारे निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाएंगे, और बहुस्तरीय नियोजन में जो निर्णय लिए जाएंगे प्रादेशिक स्तर पर अलग अलग प्रदेशों के द्वारा इन पर क्या किया जाएगा, जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी उन योजनाओं पर, उन प्रदेशों के आधार पर क्या किए जाएंगे, उनमें निर्णय लिए जाएंगे। अब एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये है कि भारत जैसा विशाल देश है, और भारत जैसे विशाल देश में इस नियोजन की आवश्यकता क्यों है, क्या कारण है कि भारत जैसे विशाल देश में, क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत जैसे विशाल देश में नियोजन की आवश्यकता के कारण, अर्थात भारत एक विशाल राष्ट्र है, और विशाल राष्ट्र होने के कारण भारत में इस नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, नियोजन का क्या कारण है, तो इसके लिए बताया गया है कि भारत एक जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक या संघीय प्रणाली वाला क्या है, देश है। भारत क्या है, एक जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक या ये कहें संघीय प्रणाली वाला क्या है, राष्ट्र है, जिसमें राज्यों को कई क्षेत्रों में क्या प्राप्त है, स्वायत्तता प्राप्त है, जिसमें राज्यों को कई क्षेत्रों में क्या प्राप्त है, स्वायत्तता। अर्थात भारत लोकतांत्रिक संघीय प्रणाली वाला देश होने के कारण भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों को भी कुछ स्वायत्ताएं, कुछ स्वतंत्रताएं अपने प्रदेश के लिए उन्हें दी गई हैं, जिन पे वो ये कहें कि प्रमुख रूप से क्या है, स्वतंत्र हैं। अर्थात राज्य को कई ऐसे क्षेत्रों में पूर्ण रूपेण क्या दी गई है, स्वायत्ता, स्वतंत्रता दी गई है, और इन राज्यों की योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी क्या होती है, भूमिका। अर्थात उन क्षेत्रों में सरकार, राज्य सरकार, प्रादेशिक सरकार कोई योजना बनाना चाहे, उन क्षेत्रों का उत्थान करना चाहे, उन क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना बनाना चाहे, तो वो स्वतंत्र है, योजना बना सकती है। उन योजनाओं को वो अपने प्रदेश में क्या कर सकती है, लागू कर सकती है। साथ ही विकास की जो जवाबदेहिता है वो भी उनकी उस क्षेत्र में क्या हो जाती है, बन जाती है। विकास की जवाबदेही
उस क्षेत्र में उन प्रदेशों को, उन राज्यों की जवाबदेहिता क्या हो जाती है, बन जाती है। एक तो ये है। दूसरा अपन ये कहें, केंद्रीकृत नियोजन से क्षेत्रीय असमानता में क्या होती है, वृद्धि होती है। केंद्रीकृत नियोजन से, क्योंकि भारत में मुख्य रूप से देखें तो किस प्रकार की नियोजन प्रक्रिया है, केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया है। और इस केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया से देश में क्षेत्रीय असमानता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अर्थात केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया से भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इससे क्षेत्रीय असमानता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इस केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया से निचले स्तर की जो समस्याएं हैं उनकी क्या होती है, अनदेखी होती है। निचले क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, निचले क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं की यहाँ पे क्या होती है, अनदेखी। क्या होती है, अनदेखी होती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा अगर कोई नियोजन की प्रक्रिया या कोई योजना लागू की जाती है तो उससे या उस योजना का जो लाभ है निचले स्तर पर रह रहे जो वर्ग है उस वर्ग तक उसका क्या नहीं हो पाता, लाभ नहीं पहुंच पाता। उनकी समस्याओं की यहाँ पे क्या होती है, अनदेखी होती है। बहुस्तरीय नियोजन से इसके समाधान के प्रयास किए जा सकते हैं। अर्थात अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे क्या हो, बहुस्तरीय नियोजन हो, कौन सा नियोजन, बहुस्तरीय नियोजन हो, तो ये जो क्षेत्रीय असमानताएं बांट रही हैं, इन क्षेत्रीय असमानताओं का यहाँ पे क्या किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। अर्थात दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि भारत में केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया को अपनाने से देश में क्षेत्रीय असमानता में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे निचले क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं पर यहाँ पे क्या होती है, अनदेखी होती है। और अगर बहुस्तरीय नियोजन प्रक्रिया हो तो निचले स्तर की समस्याओं का यहाँ पे क्या किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा लास्ट अपन देखिए, बहुस्तरीय नियोजन से देश में गरीबी की समस्या के समाधान का एक उपाय हो सकता है। अर्थात अगर देश में बहुस्तरीय नियोजन प्रक्रिया हो तो उससे देश में जो गरीबी की जो समस्या है उस गरीबी की समस्या का क्या किया जा सकता है, समाधान, और जनता की सीधी भागीदारी से इस समस्या का पूर्ण समाधान क्या किया जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। अर्थात अपन कहें तो बहुस्तरीय नियोजन से जो योजना लागू की जाएगी उस योजना का जो लाभ मिलेगा वो निचले स्तर पर रह रहे जो लोग हैं उन लोगों तक सीधा उनका क्या होगा, लाभ पहुंचेगा और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का क्या होगा, समाधान होगा। इस प्रकार से ये क्षेत्रीय अर्थात नियोजन की प्रक्रिया, इस प्रकार से भारत में नियोजन की प्रक्रिया को लागू किया जाता है, अपनाया जाता है। किस प्रकार से ये नियोजन की प्रक्रिया कार्य करती है। अब हम बात करें यहाँ पे प्रादेशिक असंतुलन की, नाम से स्पष्ट है, प्रादेशिक असंतुलन अर्थात प्रादेशिक असंतुलन से तात्पर्य है अलग अलग प्रदेशों के मध्य असंतुलन की स्थिति पाई जाती है। प्रादेशिक असंतुलन, अगर हम बात करें प्रादेशिक असंतुलन की तो ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय देश में तीव्र गति से प्रादेशिक असंतुलन की स्थिति क्या थी, उत्पन्न हो रही थी या विद्यमान थी। जब अपना देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश में एक बड़ी मात्रा में प्रादेशिक असंतुलन की स्थिति क्या थी, विद्यमान। अर्थात भारत के कुछ प्रदेश अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत थे और कुछ प्रदेश ऐसे थे जो विकसित थे। अर्थात इस प्रकार की प्रादेशिक अति पिछड़े, निम्न, अति निम्न, इस रूप में अपन ये कह सकते हैं कि भारत की
आजाद होने के समय देश प्रादेशिक असंतुलन के रूप में क्या था, विद्यमान था। केवल कुछ राज्य ही ऐसे थे जो कृषि और उद्योगों की दृष्टि से क्या थे, अग्रणी थे। अर्थात कुछ राज्य ऐसे थे जो कृषि में और उद्योगों में थोड़े अग्रणी थे, आगे बढ़े हुए थे। जैसे अपन बात करें कुछ राज्य कृषि और उद्योगों की दृष्टि से अगर देखें तो वो कैसे थे, अग्रणी थे। ठीक है। अगर हम बात करें बिहार, उस समय जो अविभाजित बिहार था, देश आजाद हुआ उस समय की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्य प्राकृतिक संसाधनों में क्या थे, संपन्न। अर्थात बात करें बिहार की, बात करें मध्य प्रदेश की और बात करें उड़ीसा की, याद रखना अपन बात कर रहे हैं देश आजाद हुआ उस समय की, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की। तो इस समय ये जो प्रदेश थे ये प्राकृतिक संसाधनों में क्या थे, धनी थे। प्राकृतिक संसाधनों में क्या थे, धनी थे। लेकिन फिर भी इन प्रदेशों का आर्थिक जो विकास था वो आर्थिक विकास नहीं हो पाया, आर्थिक विकास नहीं हो पाया। अर्थात अपन कहें तो ये प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों में धनी होते हुए भी इन प्रदेशों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और उसका प्रमुख कारण ये था कि यहाँ पे इन संसाधनों को दोहन करने की जो तकनीक होनी चाहिए थी वो तकनीक यहाँ पे क्या नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी। जिसके कारण क्या हुआ, इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए। बहुत सारे समाज विज्ञानियों ने भी इन अंतर प्रादेशिक असमानताओं की समस्याओं का क्या किया, अध्ययन किया। अर्थात कुछ समाज विज्ञानी अर्थात विद्वान हुए, उन विद्वानों ने ये जो अलग अलग प्रदेशों के मध्य जो ये असमानता फैली हुई थी, इस असमानता को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रयास किए। इन सब का क्या किया, अध्ययन किया। और अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करें केवी समुद्रम की, किसकी बात करें, केवी समुद्रम। अगर इनकी अगर हम बात करें केवी समुद्रम, ये केवी सुंदरम की अगर बात करें तो इन्होंने इस प्रादेशिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। और किस आधार पे किया, इन्होंने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक द्वारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक द्वारा, किसके द्वारा, एनालिसिस टेक्निक द्वारा। ध्यान रखना, इस प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के लिए केवी सुंदरम के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक के द्वारा इसे क्या करना, दूर करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। और इन्होंने क्या किया, 14 चरों का उपयोग करते हुए अविकसित जो भारत था, 14 चरों का उपयोग करते हुए, 14 चरों का उपयोग करते हुए इन्होंने जो अविकसित भारत था, कौन सा भारत, अविकसित जो भारत था, इस अविकसित भारत को उन्होंने क्या किया, मुख्य रूप से अपन देखें तो 2 भागों में बांटा, एक निम्न और एक अति निम्न वर्ग। अर्थात एक तो निम्न वर्ग में और एक अति निम्न वर्ग में। अर्थात अपन ये कहें कि इन्होंने प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया और इन्होंने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक के द्वारा देश को 14 चरों का, देश में 14 चरों का उपयोग करते हुए जो अविकसित भारत था, इस अविकसित भारत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा, एक निम्न वर्ग और एक अति निम्न वर्ग के रूप में से क्या किया, बांटा। अब निम्न और अति निम्न वर्ग में अगर बात करें तो कौन कौन से प्रदेश या क्षेत्र आते हैं,
अगर हम बात करें भारत का जो पूर्वी भाग है यानी पूर्वोत्तर भारत है, मध्य भारत है और जो दक्षिण भारत है, उनको इसमें क्या किया उन्होंने सम्मिलित किया। साथ ही अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो मौनी महोदय है, एक तो हो गया केवी सुंदरम महोदय के द्वारा, दूसरा आता है मौनी महोदय ने 1991 के आंकड़ों के आधार पे अगर हम बात करें तो 38 चरों में इसे क्या किया, 38 चरों का उपयोग करते हुए इसे क्या किया, अलग अलग भागों में विभाजित किया। जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक के द्वारा 14 चरों का उपयोग करते हुए अविकसित भारत को इन्होंने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। ऐसे ही मौनी महोदय के द्वारा 1991 ईस्वी में 38 जो चर थे, 38 चरों की सहायता से जनपदीय स्तर पर देश के विकास के स्तर को मानचित्रित करने का क्या किया, इन्होंने प्रयोग किया। अर्थात ये कह सकते हैं 38 चरों का प्रयोग करते हुए देश को अलग अलग भागों में बांटकर इनका विकास करने का इन्होंने क्या किया है, प्रयास किया। इसमें विकास की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की क्या की गई, पहचान की गई। अर्थात ये मौनी महोदय ने भी उन क्षेत्रों की पहचान की इन 38 चरों की सहायता से जो क्या है, पिछड़े हुए हैं, क्या है, पिछड़े हुए हैं, जिनका क्या किया जा सके, विकास किया जा सके, उनका उत्थान किया जा सके, यानी इनको किस प्रकार से ऊपर उठाया जाए, इसके लिए प्रयास किया। इन क्षेत्रों में पिछले 20 वर्षों के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई। अर्थात जिन पिछले क्षेत्रों की मौनी महोदय के द्वारा पहचान की गई, उन क्षेत्रों की अगर बात करें तो पिछले 20 वर्षों में, कितने वर्षों में, पिछले 20 वर्षों में इन क्षेत्रों का कोई विकास नहीं हुआ। संभव है इन पिछले जिलों में से कुछ में ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में से किसी एकाध क्षेत्र में कुछ विकास कार्य हुए, परंतु ये विकास स्तर को ऊपर उठाने हेतु क्या थे, पर्याप्त थे। यानी अगर हम बात करें इन 20 वर्षों में इनमें विकास न के बराबर हुआ। कुछ एक क्षेत्र, कुछ एक का मतलब जैसे कि किसी क्षेत्र में शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, चिकित्सा सुविधा पर, ऊर्जा पर, एकाध पर किसी पर क्या हुआ, विकास हुआ, लेकिन वो विकास उस प्रदेश को, उस क्षेत्र का उत्थान करने के लिए क्या नहीं था, संभव नहीं था। इसी प्रकार से अगर बात करें तो सरकारी स्तर पर भी क्या किया गया, प्रयास किए गए। इसके ऊपर सरकारी स्तर पर भी प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने हेतु कुछ प्रयास किए गए। यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या देखो ध्यान रखना, सरकारी स्तर पर प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के जो प्रयास किए गए, इसके लिए सरकारी स्तर पर प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों और योजनाओं का क्या किया गया, गठन किया गया, जिनके आधार पे इस प्रादेशिक असंतुलन को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। जैसे देखें, सबसे पहले चक्रवर्ती कमेटी की स्थापना की गई, चक्रवर्ती कमेटी। और इस चक्रवर्ती कमेटी की स्थापना की बात करें तो 1972 में इस चक्रवर्ती कमेटी की स्थापना की गई और किसके द्वारा की गई, योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा चक्रवर्ती कमेटी की स्थापना की गई। इसके बाद में बात करें शिवरमन कमेटी, शिवरमन कमेटी, इसकी स्थापना की गई